हेलो एवरीवन, आज हम आपको मिलाते हैं कुलमीत धनखड़ जी से, जो एक होटलियर हैं और रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं और बहुत बड़ी एक हस्ती हैं रॉटवाइलर इंडस्ट्री में, और काफ़ी सालों से अपना एक योगदान दे रहे हैं रॉटवाइलर ब्रीड को। आइए इनसे आज हम ब्रीडर दिल से की एक सीरीज़ में एक इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और ये इनका तहे दिल से आंसर देंगे। हाय, मेरा नाम कुलमीत धनखड़ है और मैं बेसिकली झज्जर से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में। तो काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, बट शो के हिसाब से और ब्रीडिंग के हिसाब से आई थिंक मैंने 2008 में शुरू किया। आई बॉट सम डॉग्स और मेरा पहला जो शो था वो 2009 में था। गुड़गांव कैनल क्लब का शिमला में एक शो हुआ था, तो वो मेरा पहला शो था। तो आई स्टार्टेड इट फ्रॉम 2009 माई शो कैरियर, और 2009 में ही मैंने फिर ब्रीडिंग शुरू की, जो कि प्रॉपर KCI से रजिस्टर्ड और सब कुछ थी। और मेरे कैनल का नाम बालदीप कैनल है, और ये प्रीफिक्स भी मैंने 2009 में ही अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया था। कुलमीत जी, जैसे आप KCI के लाइव मेंबर भी हो, आपका खुद का क्लब भी है, आपने ये कैसे स्टार्टिंग में शुरू किया? शो सीज़न में क्या क्या अप्स एंड डाउन देखे कि आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा रॉटवाइलर में, जब आप शो में प्रेजेंट करते थे अपने आप को, आपके डॉग्स क्या करते थे, आप क्या करते थे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस डॉग शो की लाइन को? शो करना ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बिकॉज ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन और फीस, बहुत सी चीज़ें होती हैं। डॉग की कंडीशनिंग होती है, सबसे ज़्यादा तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है। तो आप समझिए कि मैंने 2009 में नहीं, मैंने 2010 में ढंग से शोइंग शुरू करी, जब मैंने 3 रोटीज़ इंपोर्ट करे। और उसके बाद लगभग आप समझ के चलिए कि हर साल काफ़ी पैसे लग जाते थे, कई लाख रुपए लगते थे, जो कि ऑल ओवर इंडिया हम शो करते थे। और मैं थोड़ा सा लकी रहा कि मुझे शुरुआत में सक्सेस मिली, और उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि जो मैंने डॉग सेलेक्ट किए बाहर से मंगाए, वो स्पेसिमेन अच्छे थे। तो मुझे इनिशियल जो पुश था वो ठीक ठाक मिला, डॉग्स ने विनिंग ठीक की। और उसके बाद एक टाइम आया जब काफ़ी जीता, और फिर उसके बाद जब जीता तो थोड़ा सा लोग जानने लग गए, तो पॉलिटिक्स होने लग गई। फिर मैं रेगुलरली हारने भी लग गया थोड़ा बहुत। और प्रॉब्लम्स जनरली आती हैं, अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज जो होता है। हम साउथ में जाते हैं तो वो एक्सट्रीम वेदर है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। नॉर्थ में बिल्कुल डिफरेंट वेदर है, सेंट्रल पार्ट में भी काफ़ी डिफरेंट वेदर है। तो डॉग को कोप अप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, डॉग को परफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब आप दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में नॉर्थ से साउथ में जाते हैं शो करने, वहाँ पे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी होती है। तो डॉग की कंडीशन, डॉग को कई बार बीमार हो जाते हैं, लूज मोशंस लग जाते हैं, डॉग खाना नहीं खाता ढंग से, और रखने में, वहाँ पे घुमाने में, बाहर रखने में 2-2, 3-3 दिन काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शोइंग इज़ नॉट लाइक वेरी इजी इवन इफ़ यू हैव मनी, बिकॉज आपको खुद डॉग के साथ लगना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। इंडिया में बड़े अजीब से रूल्स थे, कभी एक्सेप्ट कर लेते थे डॉग्स को, कभी नहीं करते थे, कार्गो में करते थे। फिर टाइम एग्जैक्टली तभी की तभी हमें कार्गो में बुकिंग करानी पड़ी। पहले कहते थे एक्सेस बैगेज में चला जाएगा, ऑन द स्पॉट मना कर दिया कि नहीं लेके जाएंगे, तभी की तभी कार्गो में करा, जो बहुत एक्सपेंसिव होता था। 30-30, 40-40 हज़ार रुपये कार्गो के ले लेते थे एक साइड के। तो काफ़ी मुश्किल है और टायरिंग है, बट इट इज़ वर्थ इट। कुलमीत जी, आपने एक डॉग इंपोर्ट करवाया था ईगो, और उसका भाई था ऊनो। दोनों डॉग बहुत ही टॉप क्वालिटी के थे, लेकिन 6 मंथ के बाद एक डॉग और आया इंडिया में, जिसका नाम था एल्डेब्लो ब्रोकस्टार, जो कि रॉटवाइलर ऑफ द ईयर भी बन गया। आपको क्या लगता है उसके बारे में? जब ऊनो धालीवाल ने बहुत पहले से ख़रीदा हुआ था, बचपन में कुछ महीने का था तब उसने वो ले लिया था।
मैं पहले उनो ही खरीदना चाहता था, मुझे पसंद आया था, बट उसने प्राइस बड़ा एग्जेजरेट करके बोला उस टाइम में, ये बात है 2011 की, तो पता नहीं 20-25 हज़ार यूरो बोला उसने उस टाइम, तो वो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने फिर उसका ब्रदर ख़रीदा जो कि उससे बहुत कम पैसे में आया। और जहाँ तक बात है रॉटवाइलर ऑफ द ईयर की, तो उस टाइम पे पॉइंटेड शोज़ चल नहीं रहे थे, बंद हो रखे थे। तो जब मैंने मेनली 2011-12 में मैक्सिमम जो मैंने शो किया 2011-12-13 में, उस टाइम पे 2013 में शायद दोबारा से शुरू हुए थे। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन इट्स ऑल स्टार्टेड अगेन, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ टाइम के लिए पॉइंटेड शो बंद थे। तो उस टाइम रॉटवाइलर ऑफ द ईयर बन ही नहीं रहा था, क्योंकि ऊगो एक साल मेरे ख्याल में उसने 2 साल मैंने उसको ढंग से शो किया, तो उसने कोई 27-28 लाइनअप थे उसके पास 2 साल में, और 30-32 BOB थी, ऐसा कुछ था। और डिफरेंट जजेस वाले बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो ज़्यादा थे। तो उस टाइम पॉइंटेड शो नहीं था। फिर जब ये एल डायब्लो आया तो पॉइंटेड शो उस टाइम शुरू हो गए थे। उसके टाइम पे डॉग को शो होते हुए 3 साल हो गए थे। तो एक तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि वो डॉग नया था, ये डॉग 3 साल से शो हो रहा था, या 2 साल से तो हो ही रहा था। दूसरा, वही जजेस उसको ऑलरेडी जिता चुके थे। तीसरा मेन रीज़न था कि एक डॉग का ना ऑरा होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है, लोग देख चुके होते हैं उसको। मैंने उसको लगभग 50-60 शोज़ में अलग अलग शो किया। साउथ में भी गए हम, FCI में भी शो हुआ, स्पेशलिटी में भी वो जो पहली स्पेशलिटी हुई थी एशिया पैसिफिक, उसमें 3rd बेस्ट इन शो लगा। मेन रीज़न जो उस टाइम पे वो उतना नहीं जीत पाया, उसके पीछे यही था कि डॉग ऑलरेडी 2 साल से शो हो रहा था। जनरली जो जजेस थे वो उसे जिता चुके थे। हर कोई एक नई चीज़ को वेलकम करता है रिंग के अंदर। तो और नो डाउट वो स्पेसिमेन अच्छा था और थोड़ा सा डिफरेंट था, और शो भी ढंग से किया। राहुल ने काफ़ी शो किया, राइट थ्रू ऑल थ्रू इंडिया शो किया। तो मेरिट्स डीमेरिट्स पे ना जाएं, तो मुझे जो मेन पर्सनल रीज़न लगा कि उस टाइम पे ऊगो काफ़ी जीत चुका था ऑलरेडी, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। एल डायब्लो नया आया था, लोगों को पसंद आया, टाइप भी अच्छी थी, प्रेजेंट भी अच्छे से करता था, तो उसको जजेस ने प्रेफर किया। कुलमीत जी, 2013 से आज तक जो रॉटवाइलर की टेंडर्स में और क्वालिटी में जो डाउनफॉल आया है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रॉटवाइलर क्लब ऑफ इंडिया या क्लब जो KCI अंडर आते हैं? 2013 तक 20 चैम्पियन और 100 से 250 तक पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब शो में 2 या 4 चैम्पियन आते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है एज ए रॉटवाइलर ब्रीडर? देखो, रीज़न तो हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से रीज़न को फिगर आउट करता है, बट मेरे हिसाब से कई कलेक्टिव रीज़न है उसमें। मेन रीज़न जो मुझे देखने को मिल रहा है कि लोगों को जो स्पेसिमेन थे, जब हम बात कर रहे हैं 2012-13 की, मुझे ध्यान है मैंने 2011 में ऊगो पहली बार शो किया लुधियाना शो में, जब वो चैम्पियन बन चुका था। तो 17 या 18 चैम्पियन क्लास में थे और सारे के सारे प्रेजेंट थे, फेक एंट्री एक भी नहीं थी। और उस टाइम रॉटवाइलर में 60-60, 70-70 एंट्री होती थी ऑल ब्रीड में। तो उस टाइम को और आज के टाइम में देखें तो बहुत फ़र्क आ गया। वो उसी वजह से आ गया, एक तो कि लोगों ने इंपोर्ट बहुत कराए, दूसरा लोगों को ब्रीडिंग सही तरीके से नहीं आई। तो मैक्सिमम आप अगर देखेंगे तो जो चैम्पियन क्लास में या मेन कंटेंडर होंगे वो इंपोर्ट लड़ रहे थे, और लोगों को जीन पूल ढंग से जेल करना, पेडिग्री को तरीके से इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद सबसे मेन बात होती है कि रियरिंग, आपने डॉग को किस तरीके से आप रियर करके शो स्पेसिमेन बनाया। तो एक तो उसमें हम लोग थोड़े पीछे थे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बाहर के जीन पूल बड़े इजीली मिल जाते हैं, आप आसपास में कहीं पे भी मेट करा सकते हैं, यहाँ लिमिटेड जीन पूल था। दूसरा, लोगों को ये नहीं पता था कि पेडिग्री को हम जेल कैसे कर सकते हैं। तीसरा, मैक्सिमम जो मेटिंग हुई वो इंपोर्ट से हुई, वो इंपोर्ट के नाम पे मेटिंग होगी, लेकिन ये पता नहीं था कि इसके अंदर जो पेडिग्री है उसमें फॉल्ट्स क्या हैं। तो वो उनको हम करते रहे, लिमिटेड जीन पूल था तो वही पेडिग्री सेम यूज़ होती रही, तो उसकी वजह से स्पेसिमेन उतने अच्छे निकल के नहीं आए।
तो जो ब्रेड इन इंडिया हमारा स्टॉक तैयार होना था वो नहीं हो पाया। दूसरा रीज़न पॉलिटिक्स नो डाउट होती है, और जहाँ तक बात है क्लब्स की, तो क्लब्स को एक जो सेमिनार्स थे वो बहुत कम तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाए, ये एक कमी रहेगी। और कुछ गेम जो था शो का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता चला गया कुछ रीजंस की वजह से, तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाया। दूसरा, लोगों को एक ये कि जज उसको प्रेफर कर रहा है, ये क्लब उसको प्रेफर कर रहा है, ये जो पॉलिटिक्स हुई, नो डाउट हर जगह पे पॉलिटिक्स होती है, आदमी फेवर भी करता है, हर जगह पे होती है, कहाँ नहीं होती, तो ऑब्वियसली इसमें भी है। लेकिन आपको उसकी वजह से शो करना जब आप बंद कर देते हैं या आप उसकी वजह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो आपको उस ब्रीड के साथ दिक्कत होने लगी। यही मेन रॉटवाइलर के साथ हुआ, जब एक ही डॉग ज़्यादा जीता और दूसरे उस टाइम में उसके साथ compete नहीं कर पाए, तो लोग बहुत जगह पे, ऐसा नहीं है कि हर जगह आदमी फिक्सिंग करके ही जीतता है, लेकिन वो अब डॉग चल रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, जीत रहा है, आप ढंग से वैसा कुछ लेके नहीं आ रहे हो, परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो ऑब्वियसली बहुत सी जगहों पे अगर उसने कुछ उसकी कोई कहानी नहीं भी है तो भी जीतेगा वो। अब हम जाके ऊटी में जीते, मैं ज़िंदगी में पहली बार ऊटी गया, बाय रोड गए हम, डॉग 3 दिन कार में रहा, हमने कार में ही चलाया, सब कुछ किया, वहाँ जाके चलो माहौल ठीक था, लेकिन हम पहली बार जब गए ऊटी में तो तीनों रिंग में, तीनों में भी लगा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरिट पे नहीं जीतते, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ। और देखो पॉलिटिक्स तो हर एक चीज़ में होगी, और ऐसा नहीं है रोटी रोटी में हुई है, आप किसी को भी देख लो, ओवरऑल जो डॉग गेम है वो डिग्रेड हो गया। जैसे लैब होते थे, जैसे डेन्स होते थे 8-10 साल पहले तक, वैसा कुछ भी नहीं है, बीगल भी नहीं है वैसे, पग भी नहीं है वैसे, तो ओवरऑल डिग्रेडेशन हुआ। क्योंकि आप समझो पहले लिमिटेड ब्रीडर, एक मेन रीज़न मेरे को जो लगता है, अब हर कोई ब्रीडर बन गया। आप देखोगे 13-14 के बाद एक कुत्ता किसी ने इंपोर्ट किया और नाउ ही इज़ अ ब्रीडर, तो ब्रीडर की डेफिनेशन ही चेंज होगी। जो लोग पहले पोटेंशियल बायर्स होते थे वो खुद ब्रीडर बन गए। अब आप जब तक ढंग से डॉग को समझोगे नहीं, पेडिग्री को नहीं समझोगे, एनालॉजी को नहीं समझोगे, स्टैंडर्ड को नहीं समझोगे, कन्फर्मेशन को नहीं समझोगे, ब्रीड के ट्रेड्स नहीं समझोगे, और आप ब्रीडिंग करनी शुरू कर दी, देखो कहानी यही होगी, फिर तो एंड रिजल्ट यही आना है। जब आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं जो ब्रीड कर रहा हूँ उसकी पेडिग्री में क्या है, मुझे उसे ब्रीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए, कौन सा बच्चा रिटेन करना चाहिए, इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव क्या हैं, आगे मुझे अब इसको किसके साथ ब्रीड करना है, मैं स्टॉक जो रिटेन कर रहा हूँ वो किस हिसाब का कर रहा हूँ। तो अगर रिंग के अंदर 10 रॉटवाइलर हैं चैंपियन घास, तो 10 के 10 अलग टाइप के होते थे। आप देखोगे बाहर लोग सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि एक टाइप है, वो लोग उसी टाइप को ब्रीड कर रहे हैं। सर्बियन टाइप है एक, जर्मन टाइप है एक, इंडिया में कोई टाइप ही नहीं है। 8 चैंपियन क्लास में अगर खड़े हैं तो 8 के 8 का टाइप बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको। तो जब डिफरेंट टाइप को आप ब्रीड करते रहोगे तो बच्चे भी डिफरेंट ही होते रहेंगे, फिर तो आप ढंग से आगे बढ़ कहाँ पाओ। फिर आपके हिसाब से नंबर 1 ब्रीडर कौन है? कौन है नंबर 1 ब्रीडर इंडिया में आपके हिसाब से? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता नंबर 1 का नहीं, बट हाँ अगर आप अपने आप को नंबर 1 कहते हो, दैट द ओनली क्राइटेरिया इज KCI, राइट। आप जितने चैंपियन बनाते हो तो अकॉर्डिंग टू दैट हो सकता है कोई नंबर 1 हो, बट द थिंग इज कि क्वालिटी क्या निकल रही है। मैंने भी इन्फीरियर क्वालिटी का डॉग चैंपियन बनाया, राइट, और एक नहीं कई बनाए, लेकिन दैट डजंट मेक इट कि मेरा डॉग बहुत अच्छा है। स्पेसिमेन चाहे वो चैंपियन है चाहे नहीं है, चाहे वो डॉग ऑफ द ईयर बना या नहीं बना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप ब्रीडिंग के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो तो कोई कुत्ता डॉग ऑफ द ईयर बन गया, दैट डजंट मीन कि मैं उसे यूज करूंगा चाहे वो मेरा ही कुत्ता है, बट ही हैज टू बी अ गुड स्पेसिमेन, ही शुड हैव अ गुड पेडिग्री कि जिसको हम उस जीन पूल को हम यूज कर सकें। तो हुआ क्या कि जो डॉग जीतता चला गया, लोग उसी से ब्रीड करते चले गए। अब उसके हिसाब से क्या मेरी बिच यूज होनी चाहिए उस डॉग पे, उसकी पेडिग्री से मेरी पेडिग्री बिच की जेल करती है,
ये किसी ने देखा ही नहीं। तो जब ये कोई देखेगा ही नहीं तो बेशक वो नंबर 1 डॉग हो सकता है विनिंग के हिसाब से, बट एज फार एज प्रोड्यूसिंग इज कंसर्न, एज फार एज अ स्पेसिमेन इज कंसर्न, ही माइट नॉट। अब बच्चा जैसे एक बच्चा 95% लाया, 95% लाया और उसका सिलेक्शन हो गया। एक बच्चे के 98% आए वैसे बोर्ड में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर तो उससे ज़्यादा आए, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हिसाब से तो उसी का होना चाहिए था। 90 वाले का या 95 वाले का क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस हिसाब से तैयारी अच्छी की थी तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो द सेम इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। अगर कोई डॉग जीत रहा है तो ही इज नो डाउट अ गुड डॉग, बट ही माइट नॉट बी द राइट डॉग टू ब्रीड टू अ पर्टिकुलर फीमेल। ये एक डिफरेंस है जो समझ में आना चाहिए कि he is a good specimen, he must be good for some gene pool, for a particular bitch, but not for every bitch। ऐसा नहीं जो जीत जाता है वो यूनिवर्सली कोई भी यूज़ करो उसके साथ अच्छा ही आएगा। तो ये प्रॉब्लम थी। कुलमीत जी, इंपोर्ट मेल के साथ ही ब्रीडिंग क्यों स्टार्ट करते हैं कुछ लोग? अच्छी फीमेल के ऊपर क्यों नहीं जोर लगाया जाता, या अच्छी फीमेल ही इंपोर्ट क्यों नहीं करवाई जाती? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, हम लोग ना शो को बड़े ही डिफरेंट वे में देखते हैं। हमारा जो शो करने का, शो को जीतने का नज़रिया है वो बड़ा ही डिफरेंट है। तो उसकी वजह से वो जो एक हमारे दिमाग में माइंडसेट है ज़्यादातर कि मेल ही जीतता है, और अगर मुझे शो करना है, मुझे नाम करना है, तो मेरे को मेल चाहिए, क्योंकि वो ही शो होगा, जो शो होगा तो दिखेगा तो वो बिकेगा। तो एक ये जो मेंटालिटी है ये बड़ी गलत है। जैसे टिवाना की बिच थी, अच्छी बिच थी, उसने शो किया, वो बहुत जीती, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। तो कुछ लोगों ने इस कंटेक्स्ट को या इसको तोड़ने की भी कोशिश की, या उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सा मैटर नहीं किया। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हो मैक्सिमम होता है, और वही वजह है कि हमारे पास अच्छा स्टॉक नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी फीमेल्स हम में से कोई भी लेके ही नहीं आया, और जो लेके भी आया तो उस टाइम के बाद रॉटवाइलर इज़ अ वर्किंग ब्रीड। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये कि वर्किंग ब्रीड में जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो कन्फर्मेशन है, चाहे वो एटीट्यूड है, चाहे वो टेम्परामेंट है, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, उसको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, जिस तरीके से आप रियर अप करते हो। तो हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी, ना तो जीन पूल की अच्छी नॉलेज थी, ना ही हमें ये पता था कि रॉटवाइलर को आप रियर अप कैसे करोगे। अच्छा शो स्पेसिमेन बनाने के लिए उसे कितने घंटे बाहर रखना है, क्या ट्रेनिंग देनी है, किस स्टेज पे क्या ट्रेनिंग देनी है। आप 3 महीने के बच्चे को स्विमिंग कराने लग जाओ, तो या आप हर रोज़ ही स्विमिंग करा रहे हो, वो गलत है। आप एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा स्विमिंग करा रहे हो, तो आपको किस माहौल में उसे रखना है, ट्रेनिंग क्या करानी है। जस्ट बिकॉज ही इज़ अलर्ट डजंट मीन ही विल बी शोन इन अ गुड वे। वर्किंग ब्रीडर अलर्ट तो होगा, लेकिन आपको उसकी एनर्जी को तरीके से चैनलाइज करना था, वो किसी ने भी नहीं किया। तो बहुत सी अच्छी बिचेस होती हैं या अच्छे डॉग्स भी होते हैं ब्रेड इन इंडिया, लेकिन उनको आप ढंग से रियर अप ही नहीं कर पाए, ट्रेन ही नहीं कर पाए, इसलिए वो शो में ही नहीं आ पाए। बहुत से पेट होम्स में मेरे ही डॉग दिए हुए 2-4 हैं, क्योंकि मेरे से शो वालों ने तो किसी ने खरीदा ही नहीं, तो मेरे ज़्यादातर डॉग जो है वो पेट होम्स में गए। तो उनमें से बहुत से मैंने देखे, अभी एक मेरे पास उल्टा भी आया हुआ है, बहुत सुंदर डॉग, बहुत सुंदर, लेकिन इतनी हाई एनर्जी का डॉग था, उन लोगों ने वो फ्लैट में रख दिया और उसका टेम्परामेंट हो गया ख़राब, उसको वो मिली नहीं। अब उन लोगों ने आखिरी में दुख पाके वो मेरे पास भेजा, मैं उसको 2-3 महीने से कर रहा हूँ, अब वो थोड़ा सा ठीक हुआ। लेकिन तो एक वर्किंग ब्रीड के हिसाब से आपको जो माहौल ओवरऑल देना है डॉग को, वो हम दे ही नहीं। पेंटिंग बहुत करता है, 12 महीने में से आप समझो लगभग 10 महीने तो पेंटिंग ही करता है। तो जब वो पेंटिंग करता है तो वो, और ख़ासकर वर्कआउट के बाद, तो वो जो उसकी टंग है दैट इज़ वेरी हैवी, और वर्कआउट के बाद वो और हैवी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, वो लोअर जॉ पे रहती है। ध्यान से देखोगे कुत्ता जब पेंटिंग करता है, राइट फ्रॉम व्हेन ही इज़ पपी, वो पेंटिंग ही करता रहता है। तो वो टंग जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे दिन में 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पड़ी रहेगी, तो ऑब्वियसली वो पुश करेगा। तो एक ये मेन वजह है जो मुझे लगता है कि डॉग शुरुआत में ठीक होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम पहले बिल्कुल ठीक होगी, फिर लेवल हो जाएगी, फिर आउट हो जाएगी। वो इस वजह से ये, क्योंकि पेंटिंग बहुत करता है, हम बाइट वर्क प्रॉपर नहीं कराते, डॉग को उस कंडीशन में नहीं रख पाते, उतनी ठंड नहीं दे पाते कि वो अपना मुंह बंद रख सके। नंबर 1 कैनल का टैग पाने के लिए
क्या कोई केसीआई का क्राइटेरिया है? क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि आप केसीआई के लाइफ मेंबर हो। रूल्स तो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम compete करते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप ट्रॉफी लेते हैं या जीतते हैं। बात सिर्फ ये है कि व्हाट इज़ द कंपटीशन, आप किस कंपटीशन में जीत रहे हैं, आप अंडर व्हाट कंपटीशन योर डॉग इज़ विनिंग, दैट इज़ समथिंग विच वी शुड सी। और ये एक ही साल में नहीं हुआ, दिस हैपेंड स्लोली ग्रेजुअली इन द लास्ट 3-4 years। कि जो आप बात कर रहे थे शुरू में पिछले क्वेश्चन में, कि पहले स्पेसिमेंट्स बहुत होते थे, कंपटीशन टफ होता था, उसमें से जीतते थे, और अब 2 हैं या 3 हैं, उसमें से आप जीत रहे हैं। तो इसी वजह से वो स्पेसिमेन भी डिग्रेड हो गया और वो बड़ा इजी हो गया। यू कैन ईजिली बिकम नंबर 1। यू हैव टू जस्ट कीप ऑन शोइंग इन सम ब्रीड्स, स्पेशली इन रॉटवाइलर्स। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि अब डॉग ऑफ द ईयर बनना या रॉटवाइलर ऑफ द ईयर बनना, स्पेशली रॉटवाइलर ऑफ द ईयर बनना बड़ा इजी है, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर शोइंग एंड यू डोंट नीड टू गो एवरीवेयर। हम साउथ में भी जाते थे, सेंट्रल में भी जाते थे, नॉर्थ में भी रहते थे। अब आप नॉर्थ में ही शो करोगे तो ईजिली बन जाओगे। तो वो वजह है कि बहुत ज़्यादा सा कंपटीशन रहा नहीं। कुलमीत जी, एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूँ। आपने जब कैरियर स्टार्ट किया, आपने देखा होगा कुछ लोग स्पॉन्सर क्लब को स्पॉन्सर करते हैं, रिंग को स्पॉन्सर करते हैं, या ट्रॉफी स्पॉन्सर करते हैं। क्या जजेस पर इस पर कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, या ब्रीडर को मतलब प्रेशराइज किया जाता है ये सब करने के लिए? अगर आप ढंग से देखोगे, जब तक क्लब स्पॉन्सर होते थे शोज़ बहुत अच्छे से होते थे। ध्यान से देखना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जब तक क्लब ही शो ऑर्गेनाइज कर रहा है सही मायने में, तब तक शोज़ अच्छे हुए। जब से इन्फ्लुएंस जजेस का ज़्यादा आ गया, तब से ये डिग्रेडेशन हुई। आप क्लब को स्पॉन्सर करते हो बिकॉज पूरे साल में एक शो होना होता है। दे डोंट हैव एनी अदर मीन्स टू होल्ड अ गुड शो। अगर आप रस्सी लगा कर खड़ा कर दो, जैसे बाहर यूरोप में ज़्यादातर होते हैं कि वो मेरा डॉग की पट्टी लगाई और चलो भाई किसी के भी खेत में जाके शो करा दिया, दुनिया भर की जगह खाली पड़ी है, कहीं भी करा लो, तो वहाँ आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ अब एक क्लब को खर्चा करना है, वो जगह भी किराए पे मिलेगी, टेंट भी है, बहुत सी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ कंट्रीब्यूशन विच यू मेक। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब तक क्लब्स को आपने स्पॉन्सरशिप दी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट, तब तक शोज़ अच्छे चले। जब से ये और फिक्सिंग विक्सिंग वाली कहानी शुरू हुई, तब से ही ज़्यादा गड़बड़ हुई है। तो द अर्लियर वे वॉज मच बेटर एंड ट्रू टू द शो सिनेरियो रादर देन दिस वन, कि आप जो भी आप, और कभी मुझे नहीं ध्यान, मैंने बहुत से क्लब्स को स्पॉन्सर किए, किसी ने मुझे ये कहा हो कि भाई तू इतने दे दे। हाँ, एक कर्टसी के लिए कॉल कभी आया तो मुझे जो ठीक लगा मैंने कंट्रीब्यूट किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिजल्ट्स। तो तब तक गेम ठीक चला क्योंकि शोज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए, जजेस अच्छे आ पाए, आप अरेंजमेंट अच्छे से कर पाए। अब अगर एक शो में 50 स्पॉन्सर हैं तो वो 50 जाके शो करेंगे ना। अब एक शो में स्पॉन्सर ही 5 रहेंगे तो 45 तो गए। हर कोई कलेक्टिवली, किसी ने 5000 कंट्रीब्यूट किए, किसी ने 10 करे, सब ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन किया और एक शो कराया, तो सबको एंथुजियाज्म होता था कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी शो करूंगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। अब 2 या 4 जनों से स्पॉन्सरशिप हुई, या अब जो भी कहानी चल रही है उसमें वो 2-4 ही हैं एंग्शियस या जाने के लिए उतारू, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो इस वजह से इट वॉज अ कलेक्टिव गेम। वो कलेक्टिव की जगह सेलेक्टिव हो गया, सेलेक्टिव हो गया तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आनी। कुलमीत जी, पिछले 6-7 सालों में जितने आप क्लब या जजेस की जजमेंट देख रहे हो, क्या वो सही है या गलत है? क्योंकि काफ़ी पीछे हमने कंट्रोवर्सी भी कवर की है जिसमें जजमेंट की गलत की न्यूज़ भी आती थी या हमें गलत भी लगता था। क्या वो ब्रीड के अगेंस्ट है या क्या है? सही और गलत के लिए आई एम नॉट द अथॉरिटी टू
पास है जजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज आप जैसा कर रहे हो वैसा भर रहे हो। तो इनके आप किसी क्लब ऑर्गेनाइजर से पूछ के देखो पिछले 2 साल में उसने कैसे शो कराया होगा, कितनी मुश्किल आती है अब शो कराने में, चाहे वो AWBI का ड्रामा है, चाहे वो उसके अलावा जो प्राइसेस बहुत इन्फ्लेट हो गए, तो चाहे वो कुछ जजेस का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्लब्स ओनर्स को या क्लब के जो कमेटी है उसको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेस में भी रहता है वो। और मेरे हिसाब से दैट इज़ रॉन्ग फॉर श्योर। और आप अपने लेवल पे आप पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से डॉग को जिताते हो, एक अलग बात है, लेकिन आप पार्शलिटी करके जो डॉग को जिता रहे हो विच डजंट डिजर्व, जो कि दिख रहा है, तो दैट इज समथिंग विच शुड बी स्टॉप्ड। हाँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि मुझे वो पसंद है, मुझे ये टाइप पसंद है, लेकिन जब आप उसको स्टैंडर्ड से तो पहले कंपेयर करोगे कि विच वन इज क्लोजर टू द स्टैंडर्ड एंड माई प्रेफरेंस, ओके आई एम टेकिंग दैट डॉग। लेकिन वो कुत्ता स्टैंडर्ड के भी क्लोज नहीं है, दूसरा उससे ज़्यादा क्लोज है, एंड स्टिल द अदर डॉग इज़ विनिंग। तो ऑब्वियसली जो दूसरा डॉग है या ओनर है वो उससे बुराई फील करेगा, और ब्रीड के लिए तो ऑब्वियसली वो गलत है। आपको शायद कुलदीप जी याद होगा, छोटे नवाब साहब एक शो में एज ए जज आए थे और क्लब वालों ने उन्हें फोर्स किया था कि आप ये डिसीज़न या डॉग जिताइए। तो उन्होंने ये बात उन्होंने माइक पर बोल दी थी कि मुझे क्लब की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये डॉग जिताइए। आपके हिसाब से वो गलत है या ठीक था? घर में कोई सदस्य कुछ गलत कर देता है तो घर वाले उसको ये कहते हैं ना कि बॉस उसको डील करो, उसको जिम्मेवार ठहराओ और उस बात को ख़त्म करो। बाहर जाके प्रोपेगेंडा तो कोई नहीं करता कि हाय मेरा लड़का ख़राब हो गया, मेरी लड़की ने गलती कर दी या मेरे पति ने गलती कर दी। तो दिस इज़ ऑल्सो फैमिली। अगर क्लब ने कुछ भी कहा तो जिस पोजीशन पे नवाब साहब थे या जो उनका ऑरा था उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट अगर उन्होंने दी ऐसी तो वो नहीं बनती थी। ही शुड हैव सिंपली रिजेक्टेड इट या इग्नोर्ड इट। कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको डिसीजन देने के लिए, और अगर किसी ने कोशिश की तो वो, अब मैं गलत के साथ गलत थोड़ी ना हूँगा। और सबसे बड़ी बात, उसका इम्प्रेशन बाहर क्या जाएगा। मैं 300, 500, 1000 लोगों के आगे कुछ बोल रहा हूँ, वो अपने परसेप्शन अपने सोच के हिसाब से लेंगे, तो वो गंद मचाने वाली बात होगी। आपको गलत को गलत ठहराना है, गलत को रोकना है। वो उन्होंने रोका होगा अगर उन्होंने वो डॉग नहीं जिताया या उन्होंने ऑनेस्टली जजिंग की, बट उसका ढिंढोरा पीटना इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि उसका इंप्रेशन एक आम एग्जिबिटर पे क्या जा रहा है दैट यू डोंट नो। और ये हर जगह पे होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है, ऑफिसेज में भी होता है कि इंटरनल एक पॉलिटिक्स चलती रहती है, बट आप जो सीनियर है उनकी जिम्मेवारी होती है कि उसको इंटैक्ट रखें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि उसको चौड़े में उसका पीपा पीटे, जो कि गलत है। एक 5वीं के बच्चे को 8वीं का एक्सपोजर दोगे तो यू डोंट नो हाउ ही विल टेक इट, राइट। हाँ, उसको 8वीं के लेवल का जब उसकी माइंडसेट होगा, ग्रोथ हो जाएगी, आप तब उसको 8वीं का दे रहे हो तो समझ में आता है। तो दैट इज़ द सेम थिंग कि एक नए एग्जिबिटर के आगे, एक फ्रेश एग्जिबिटर के आगे आप कोई भी स्टेटमेंट पास कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन ही विल, और एंड दैट डजंट मीन कि वो तब उस बात को यूनिवर्सल ले लेगा कि सारे क्लब्स करते होंगे, जबकि सारे क्लब्स नहीं करते। तो दैट वाज रॉन्ग। प्रॉब्लम ये है कि अगर एग्जिबिटर, चलो आप मुझे एक बात समझाओ, इफ आई वोंट पे टू मेक माई डॉग विन, तो क्लब क्या कर सकता है बताऊंगा। तो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द क्लब, अगर आप मेरे से एक्चुअल में पूछेंगे तो इट इज द फॉल्ट ऑफ द एग्जिबिटर, जो अपनी ईगो को स्टेक पे लगा के और अपने कुत्ते को कंपेन कर रहा है और फिर उसके लिए लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो अगर एग्जिबिटर ही कुछ नहीं करेगा तो क्लब कहाँ से करा लेगा, बताओ मुझे। तो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द क्लब, दिस इज द मेजर फॉल्ट इज फ्रॉम द एग्जिबिटर, कि अगर वो कुछ ऑफर ही नहीं करेगा तो वो डील होगी ही नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्लब जिम्मेवार नहीं है, वो एग्जिबिटर जो शो कर रहे हैं या जो कोशिश करते हैं ये सब चीज़ों की, वो ज़्यादा जिम्मेवार है। कुलमीत जी, जो प्रेफिक एफिक्स कैनल क्लब ऑफ इंडिया
कैनल रजिस्टर करने के लिए देता है, क्या केसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो किसी क्लब मेंबर को भेजकर ब्रीडर का सेटअप और कैनल ही वेरीफाई कर लिए? क्योंकि हमने कई कैनल्स ऐसे देखे हैं जिनके पास कैनल प्रेफिक्स तो हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बुरी कंडीशन से एक ही रूम में 25-25 डॉग रखे हुए हैं और अपने आप को एक महान ब्रीडर भी कहते हैं। क्या ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ इसमें। ये मेरी खुद की जिम्मेवारी है कि मैं अपने डॉग्स को कैसे रख रहा हूँ, कितने डॉग्स रख रहा हूँ और क्या मुझे इतने रखने चाहिए। बिकॉज नोबडी इज अ किड। 18 साल से ऊपर के लोग होते होंगे, 20 साल 22 साल से ऊपर के, तो एक बेसिक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी में होती है। आदमी उसको लालच में आके नज़रअंदाज करता है और जब दूसरा कोई उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसको भी अपोज करता है। अब दूसरा जो है वो उसको तो कुछ बोल नहीं सकता, राइट? तो अल्टीमेटली हम अपनी अथॉरिटी के पास जाते हैं कि इसको करो। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, जितना प्रोसेस मैं समझ पा रहा हूँ या मुझे याद है, चाहे वो लीटर रजिस्ट्रेशन है, जनरली केसीआई ज़्यादातर जगहों पे दे हैव अ रिप्रेजेंटेटिव जो कॉल करता है या फिजिकली वेरीफाई भी करता है कि कितने लीटर हुए, बच्चे हैं नहीं हैं। तो द सिस्टम इज देयर। KCI has made most of the systems very transparent. The problem is we don't interpret it correctly. Second thing is the dealing persons, responsible person to keep the check and control. They might not be doing those things. आप समझ रहे हैं कि भाई KCI ने तो लीटर रजिस्ट्रेशन के भी इंस्पेक्शन है, होती है, बहुत जगहों पे होती है और बहुत जगहों पे क्लब जब भेजता है लीटर रजिस्ट्रेशन। साउथ में मैंने सुना हुआ है कि बहुत जगह पे यू हैव टू सेंड इट टू द क्लब, क्लब विल सेंड इट एंड देन यू विल गेट इट बैक। तो दैट इज अ प्रॉपर सिस्टम, दे कीप इट। लेकिन कई जगहों पे वो सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न पर्सन हु इज सपोज टू डू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट KCI, राइट? तो वो चेक करना चाहिए। और दूसरी बात, मेरी खुद की भी ये जिम्मेवारी है कि मैं अपने आप से सवाल जवाब करूं कि क्या मैं इनको अच्छे से रख सकता हूं, क्या मेरे पे जगह है इतनी। जहाँ तक बात आती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, तो कोई नहीं करके राजी। जहाँ दूसरे पे गंद मचाने की बात है वो सबसे ईजी है, तो वो मैं 1 मिनट में कर दूंगा। तो आप मुझे बताओ कौन सा ब्रीडर है जिसको ये नहीं पता मेरे पे 200 गज की जगह है या मेरे पे 500 गज की या मेरे पे 5000 है। किसको ये नहीं पता कि मुझे डॉग को क्या फीड खिलाना है, कितना खिलाना है। किसको ये नहीं पता कि मुझे डॉग को रखना कैसे। और अगर वो फिर भी नहीं रख रहा तो सबसे पहले तो वो खुद जिम्मेवार है। हाँ, KCI का काम है उसको इंस्पेक्ट करना या कंट्रोल करना या चेक करना, वो टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन आप समझो कि इतना बड़ा देश है, इतने ब्रीडर्स हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, कभी कैनल यहाँ है कभी वहाँ है। इट इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल टू इंस्पेक्ट इट रेगुलरली। तो ये एक इशू है जिसमें कि हम लोगों को खुद कुछ करना चाहिए। आप काफ़ी टाइम से शो गेम से आउट हैं, आप कब वापसी कर रहे हो, कब कम बैक करोगे आप? नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज थोड़ा सा शो ज़्यादा हो गए थे और एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर विल बी बैक। और कुछ स्टॉक है 2-3 जो हमने खुद तैयार की, उनको भी शो करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर इस साल भी शुरू होता है तो इस साल भी हम आएंगे। और नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर प्रॉपर जैसे पहले एंथुजियाज्म के साथ और एनर्जी के साथ थे, तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का। ब्रेक चाहिए था, वो ब्रेक मिल गया।